अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम ए लेवल्स का पेपर सॉल्व करेंगे। दैट इज़ योर एएस मैथ, कोर्स कोड इज़ 9709। ये पेपर हमारा है नवंबर 2024 का एंड वेरिएंट इज़ 51। सो लेट्स स्टार्ट। Nicola throws an ordinary fair six-sided die. The random variable x is the number of throws that she takes to obtain a six. Find the possibility that x is less than 8. सबसे पहला काम तो ये होता है कि हम टॉपिक को आइडेंटिफाई करें। अब यहाँ पर आपको ये तो कहा गया है कि जो निकोला है उसने एक डाइस को फेंका है, बट ये आपको नहीं पता कि कितनी बार फेंका गया है। आप दोबारा क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, आपको ये नहीं मालूम कि कितनी बार ये आपका डाई को थ्रो किया गया है। तो जब हमको यही नहीं पता होता कि एक्सपेरिमेंट कितनी बार हुआ है, तो वो जो टॉपिक हमारा बनता है दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। सही है ना। अब आपके पास यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी में लेस देन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू क्यू इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू टू द पावर आर। ये आपका वर्किंग फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ आपको फोकस करनी है वो ये है कि जो साइन हमारे फॉर्मूले में यूज हो रहा है वो, और जो साइन हमको दिया हुआ है वो डिफरेंट है। तो अब आपको इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। आपको बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन 8। अब x इज लेस देन बेसिकली बराबर हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू 7 के। भाई अगर 8 से छोटा नंबर है मतलब 7 होगा, 6 होगा, 5 4 3 2 1 होगा, और अगर x लेस देन इक्वल टू 7 होगा तब भी यही मतलब होगा। तो हमें पहले इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा अपने वर्किंग फॉर्मूले के हिसाब से। जब आपने कर लिया, अब फॉर्मूला अप्लाई किया 1 माइनस क्यू टू द पावर आर, आर इज 7। अब क्यू क्या है? क्यू है फेलियर। अब आप ये देखो बेटा कि अगर आपके पास एक डाई है, उस डाइस में 6 आने का चांस क्या होगा? 6 आने का चांस होगा 1/6, और 6 के ना आने का मतलब जो आपका फेलियर है उसका चांस हो जाएगा 5/6। तो यहां पर आपने किया सिंपल 5/6। अब हमको चाहिए होगा कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने के लिए। स्क्रीन पर आ गया कैलकुलेटर आपके पास, इसको थोड़ा इधर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, क्या है भाई हमारे पास? सबसे पहले 5/6, तो मैं ऐसे डायरेक्ट करता हूँ 1 माइनस ब्रैकेट ओपन एंड 5/6 टू द पावर, पावर के लिए आपके पास जीरो सिंबल एंड 7, तो दैट इज इक्वल्स टू 0.7209। आपने अपना आंसर 4 डेसिमल प्लेस पे छोड़ना है, 0.7209। ये बना आपका आंसर। नेक्स्ट वन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट निकोला ऑब्टेन्स आ 6 फॉर द सेकंड टाइम ऑन हर 8th थ्रो। अब ये सवाल थोड़ा सा मिक्स एंड मैच है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कभी भी आपको इस तरह के सवाल करने हैं ना, तो आप हमेशा एक डैश की सूरत में एक डायग्राम बनाएं। जैसे आपको ये कह रहा है ऑब्टेन अ 6 फॉर द सेकंड टाइम ऑन हर 8th थ्रो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बेस्ट वे इस तरह के सवालों को करने का, समझने का, और आसान लगेगा आपको। उसने कहा कि उसको 6 मिला 8 थ्रो पर, तो यहां पर एक बार उसको 6 मिल गया। लेकिन एक और वर्ड लिखा हुआ है कि यहां जो 6 मिला दैट इज द सेकंड टाइम। इसका मतलब है जो पहला 6 है वो यहां कहीं आ चुका है। कहाँ आया मुझे नहीं पता ना, आपको पता है। क्या पता वो 6 यहां पर हो, 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 कहीं पर भी हो सकता है ना, मुझे पता है ना आपको पता है। लेकिन उस 6 के आने के चांसेस क्या हैं? उस 6 के आने के चांसेस 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि 6 आने के 7 चांसेस हैं। ठीक है ना। अब 6 जो है वो हमारे लिए सक्सेस है। अब 6 मान लीजिए मैं आपसे कहूं भाई 6 जो है ना मेरे पास यहां पर आ गया। आप कहीं भी सपोज कर लें, आप बोले यहां नहीं आया, यहां आया, यहां नहीं आया, यहां आया, कहीं पर भी ले लें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 दो बार आएगा हमारे पास। ठीक है। अब 6 आने का मतलब हमारा सक्सेस हुआ। सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या थी हमारे पास? दैट इज 1/6, और ये आ रहा है 2 बार। टोटल जो इवेंट हुआ वो 8 बार हुआ, उसमें 6 आ रहा है 2 बार। इसका मतलब 6 कितनी बार नहीं आ रहा होगा? 6 जो बाकी 6 अटेम्प्ट हैं उसमें नहीं आ रहा होगा। तो ये आएगा 6/8 टू द पावर ऑफ 6। 6/8 क्यों कर दिया, सॉरी, ये आपका फेलियर होगा। फेलियर क्या होगा भाई? फेलियर होगा 5/6 टू द पावर ऑफ 6, ये बनेगा। अब अगर आप इन दोनों को ऐड करो तो दैट मेक्स अप टू 8, जो आपके पास 8 चांसेस थे। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आपके पास आएगा, हाँ ये आ गया 5/6, 5/6 टू द पावर ऑफ कितनी है भाई? 6 है।
ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/6 1 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर ऑफ 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं किससे, 7 से, 0.065। ठीक है, द आंसर इज 0.0651। ये बनेगा आपका आंसर। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन। द रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज, एक मिनट कैलकुलेटर ऑफ कर दो, हाँ अब सही है। Random variable x takes the values -2, -1, 0, 2, 3. It is given that possibility that x belongs to x equals to k times x squared plus 2, where k is a positive constant. Draw up the probability distribution table for x. Give the possibilities as numerical fractions. Okay. सबसे पहली बात मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें मेरे पास बेसिकली k की टर्म में आंसर आएगा। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दूं मैं क्या कह रहा हूँ। हमारे पास x की कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब पहला हमारे पास x आएगा और दूसरा हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू x बनेगा। ठीक है ना, x क्या क्या है मेरे पास, इट कैन बी -2, -1, 0, 2 एंड 3। अब आप यहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट करें, जैसे कि पहले मेरे पास -2 है, अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करूंगा तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 2 + 2, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 + 2 6, और ये आएगा k, तो ये आएगा मेरे पास 6k। ठीक है, पहला आंसर इन टर्म्स ऑफ के आएगा मेरे पास। उसके बाद जब मैं एक्स की जगह -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 2 3, तो ये आएगा 3k, 0 + 2 2k हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6k हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11k हो जाएगा। ठीक है, अब ये करने का फायदा क्या हुआ, देखें भाई फायदा ये हुआ, अब हमें पता है कि अगर हम तमाम को एडअप करेंगे इट्स सम अप टू 1 ना, तो मैंने लिख दूंगा यहाँ पर 6k + 3k + 2k + 6k + 11k इक्वल्स टू 1। ऐड कर रहे हैं 6 और 6 12, 12 14, 14 और 25 28 आ जाएगा। सो 28k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 1/28, ये बन गया। अब जब मैंने k निकाल लिया तो अब मैं बनाऊंगा अपना फाइनल टेबल, जो मुझे बेसिकली बनाना था आंसर के लिए, बट उसके लिए मुझे k चाहिए था, एक मिनट सॉरी, उसके लिए मुझे k चाहिए था, k मैंने निकाल लिया यहाँ से। x मेरी वही वैल्यूज रहेंगी जो मैंने ऊपर आपको क्वेश्चन में दी हुई हैं, वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ अब जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज थी ना वो चेंज हो जाएंगी। 1 2 3, अच्छा मैं इसको थोड़ा आप जब भी बनाया करें ना तो आप इसको हमेशा बनाया करें थोड़ा खुला खुला बनाया करें, क्योंकि आगे हमारे से एग्जामिनर जो है वो मीन भी निकालने को कह सकता है, वेरिएंस भी, इसीलिए। अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ क्या थी, -2, -1, 0, 2 एंड 3। अब -2 पर क्या था, 6k, और k का आंसर आप निकाल चुके हो 1/28, तो ये हो जाएगा 6/28, ये हो जाएगा 3/28, दैट विल बी 2/28, दैट विल बी 6/28 एंड लास्टली विल बी 11/28। ये आपके आंसर आएंगे। उसने कहा था कि आपने अपने आंसर को फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ना है, तो आप इसको इस फॉर्म में छोड़ दो या आप मजीद सिंप्लीफाई कर दो, ये आपकी मर्जी है। मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, जैसे मैं आपको कह रहा था कि आगे हमसे ये मीन निकालने को या वेरिएंस निकालने को कह सकता है, तो मैं अब बार बार इसी टेबल को यूज़ करूँगा। पहले हम निकालेंगे यहाँ से मीन, मीन का मतलब होता है भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है एक्स मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो 6 को आपने मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू गॉट, मैं भी सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डिवाइड नहीं कर रहा, इनको मल्टीप्लाई किया, यू गॉट -12/28 -3/28, 0 12/28 एंड 3 11s आर 33/28, ये आ रहा है मेरे पास मीन। अच्छा मीन में मुझे नजर आया कि जब मैं इन सबको एडअप करूंगा तो -12 और +12 तो कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये और ये बचेगा, तो मैं इन्हीं को ऐड कर लेता हूँ। तो समीशन ऑफ x टाइम्स p ऑफ x इज इक्वल्स टू
33/28 minus 3/28 gives you the value of 30/28. That simplifies to 15/14. ये तो आ गया हमारे पास मीन, ठीक है ना। अब मैं निकालता हूँ यहाँ से वेरिएंस, बट मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको मैं एक लाइन नीचे और कर लेता हूँ, उसकी वजह वो भी समझ में आ जाएगा आपको। अब वेरिएंस निकालने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि आपको एक्स का स्क्वायर निकालना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर आ गया, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। अब आपने मल्टीप्लाई करना होता है इनको और एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स को, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, थोड़ा इसको नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि वो ऊपर का फ्रैक्शन आ रहा है। हाँ, अब जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो 4 टाइम्स 6 दैट लीड्स टू 24 डिवाइडेड बाई 28, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, तो 3/p(8). अब चूंकि मैं कभी कभार कंफ्यूज होता हूँ भाई किसको मल्टीप्लाई करना, तो मैं आपको टिप दे देता हूँ, आप भी किया करो। जैसे मैंने यहाँ पर इसको और इसको कलर कर दिया कि मैं कंफ्यूज ना हूँ कि भाई किसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने एक्स स्क्वायर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, दैट गिव्स यू 0, हाँ 0, 2/28 से मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई हुआ 6 से, दैट विल बी 24/28 एंड लास्टली 9 11s आर 99/28। सही है। अब मैं निकालूंगा इसका समीशन, तो समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, इन सबको बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, मैं जाऊंगा डायरेक्ट अपने कैलकुलेटर में, ठीक है जी। यहाँ पे काम कर लेंगे। मैंने पर्पल में लिखा हुआ है मैं उन सबको एडअप कर रहा हूँ, तो इनको स्टार्ट करते हैं भाई। एडअप करना, नंबर 1 क्या है, 24 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 0 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 33 डिवाइडेड बाई 28। ये हो गया मेरे पास, इन सबको एडअप किया, सो आई गॉट 3। ये आ गया एक्स स्क्वायर पी एक्स। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस निकालने के लिए आपको क्या करना था, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। तो एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है, और मीन कितना आया था हमारे पास, मीन वॉज 15/14 का स्क्वायर। सो 3 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 14 स्क्वायर is equals to 1.85। अब यहाँ पर ये 3 वाली वैल्यू जो आ रही है ना, ये हमारी गलत आ रही है, इसको रीचेक करना पड़ेगा, ये मसला हुआ है यहाँ पर, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं इसको। अच्छा, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं सबका डिनोमिनेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 28 ही है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स ना, तो हमने निकाला था एक्स स्क्वायर इंटू पी, ये वाले नंबर सही है। तो 24 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 99, ये आ रहा है 150। तो एक्स स्क्वायर ऑफ पी ऑफ एक्स आया मेरे पास, ये पता नहीं 3 क्यों दिया कैलकुलेटर ने, ये आ जाएगा हमारे पास 150 डिवाइडेड बाई 28, दैट इज़ योर एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, ठीक है। और 150 को डिवाइड करते हैं आप 28 से, सो यू गॉट 75/14, दैट इज़ 5.357, 5.357 ये बनेगा आंसर। और अब इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे, 5.357 में से आपने माइनस करना है क्या, 15 डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर, सो यू गॉट 4.209। सो वेरिएंस इज 4.209, जिसको हम कह सकते हैं 4.21। ये बनेगा आपका आंसर वेरिएंस का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, time taken in minutes to walk to school was recorded for 200 people at a certain school. These times are summarized in the following table. आपको t की वैल्यूज मालूम है एंड यू हैव अ गिवन वैल्यू फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट CF आ गया हमारे पास, ठीक है। अब CF की वैल्यूज अगर आप देखें तो 18 से स्टार्ट होकर जा रही है 200 तक। आप ये लाजमी देखा करें क्योंकि यहाँ पर आपको स्केल नहीं दिया हुआ, तो स्केल हमें खुद बिल्डअप करना पड़ेगा, इसलिए हमको देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई, इसको हम एक्सिस ड्रॉ कर ले पहले।
ये सब काम पेपर में आपने स्केल पेंसिल को यूज़ करना है, रफली बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने बगैर स्केल के शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिएगा। और जितने भी आप ग्राफ्स बनाते हैं पेपर में वो हमेशा आप पेंसिल से स्केच करें। इन केस वो गलत हो जाए तो आप उसको रब करके करेक्ट कर सकें, अगर आपने पेन से किया तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख दूं भाई यहाँ पर ये हमारा सी एफ है और यहाँ पर हमारा टाइम है। एक्सेस को लाजमी मेंशन किया करें वरना आपका मार्क कट सकता है यहाँ पर। टाइम की बात करें तो टाइम हमारे पास जा रहा है 70 तक जा रहा है। तो अगर मैं यूं करूं भाई 10 20 30 40 50 60 70, तो टाइम तो हमारा बिल्कुल सही जाएगा। तो इसको हमने कर दिया 10 20 30 40 50 60 एंड 70। फॉर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी मुझे जाना है 200 तक। 1 2 3 4 5, इसका मतलब है 40 का एक करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं भाई इसको 40 80 120 160 एंड 200। ये मैंने अपना स्केल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको आसानी के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ पे इंटरवल्स में इनका लिख दूंगा 20 40 60 80 100, सिर्फ इसलिए कि जो है ना मुझे इसको प्लॉट करने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी बस, और कोई वजह नहीं। आप ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे भाई। 15 पर क्या है 18, 15 पर है 18, तो 15 पर 18 आएगा हमारे पास यहाँ पर। क्रॉस लगाएंगे, कभी भी डॉट नहीं लगाएंगे। 25 पर 46, 25 पर 42 4 और 6, ये आया 46। फिर 30 पर 88, 30 पर 88 82 84 88। अच्छा एक मिनट, 46 46 46 कहाँ था, 25 पर 40 44 46 सेंटर में आएगा। और 18 10 12 14 16 18, सही है। थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको, थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये 18 है ना, ये यहाँ कहीं आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा ये आगे देखें 40 पर क्या है 140, 40 पर आ रहा है आपका 140 एंड 50 पर है 176, 50 पर है 160 64 68 72 76, हर एक लीस्ट काउंट आपका 4 के बराबर है। और 70 पर आ रहा है आपका 200। ये आपके बन गए पॉइंट्स। अब इसको जितना बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो सके उतना बेस्ट पॉसिबल आपने इसको स्मूथ बनाने की कोशिश करनी है। मैं भी सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ उसको स्मूथ बनाने की, जितना बेस्ट पॉसिबल हो सके। कुछ ऐसा बनेगा, मेरा ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। जितना आपके लिए बेस्ट पॉसिबल हो सके ग्राफ को स्मूथली कंस्ट्रक्ट करना, वैसे आपने ग्राफ को स्मूथली कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना। और चूंकि सी एफ है, अब ये टी की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर दूंगा, जीरो से स्टार्ट कर दूंगा। ये मेरा ग्राफ कंप्लीट हो गया, सही ना। आपने कोशिश ये करनी है जितना आप इसको स्मूथ बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। और ग्राफ बनाते वक्त ज़रूर ख्याल रखा करें कि आपका मिनिमम 75% ग्राफ ऑक्यूपाई होना चाहिए। अगर आप यहाँ देखो तो मेरे पास खाली ये वाला पार्ट ग्राफ को ऑक्यूपाई नहीं है, बाकी पूरा ग्राफ मैंने ऑक्यूपाई कर दिया। कंप्लीट मार्क्स अब मिलते हैं जब आपने कंप्लीट डेटा लिखा हो। डेटा से मुराद ये हुआ कि आपका एक्स और वाई हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है ना। सब चीज़ें मैंशन किया करें क्योंकि फ्री के मार्क्स हैं। और ग्राफ वाले सवाल को क्वेश्चन में आपने हमेशा एंड पे करना है ताकि आपका टाइम आउट ना हो। Calculate and estimate for the mean of the value time taken by 200 people to walk to school। तो बेटा यहाँ पर आपको निकालना क्या, you need to find the estimate of the mean। ओके इसके लिए आपको पूरा डेटा लिखना पड़ेगा, जैसे कि ये है आपके पास। अब ये कह रहा है भाई 15, अब 15 से नीचे है तो स्टार्ट कहाँ से होगा, तो हम यूँ लिखेंगे इसको कि भाई 0 से लेके 15 तक जा रहा है। तो अगर मैं वैल्यू लिखूँ यहाँ पर टाइम की, तो मैं ये कहूँगा कि टाइम जो आपके पास जो 15 लिखा हुआ है ना वो ऐसे होगा 0 टी एंड 15, ये ऐसे होगा। दूसरा वाला टाइम देखते हैं वो क्या था, वो था लेस देन 25। अब ये 15 तक पहुंच चुका है तो 15 से लेके 25 पर होगा अब ये। तो उसको हम लिखेंगे 15 टी एंड 25। इसी तरह अगला देखते हैं अब 30, तो ये 25 से 30 होगा। 25 टी एंड देन 30। नेक्स्ट 30 से लेके 40, 30
40। अगर मैं इसके बगैर काम स्टार्ट करता ना तो आपको एक चीज़ समझ में नहीं आती, वो क्या होगी वो भी बताता हूँ। अब ये होगा 40 T एंड देन 50, और लास्टली क्या है हमारे पास 50 से लेके आई थिंक 70 जाएगा। हाँ सही है। ये आ गई आपके पास सारी वैल्यूज, ठीक है ना। और अब इनकी आएगी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको जो टेबल में दिया हुआ है दैट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, माइनस करना पड़ेगा। कैसे बेटा, देखिए पहला वाला तो सेम रहेगा, दैट विल बी 18। दूसरे वाले के लिए आप क्या करोगे, आप कैलकुलेटर लेकर आएंगे अपने पास एंड यू नीड टू डू 46 माइनस 18, दैट गिव्स यू 28। ये आ गया 28, 46 माइनस 18। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 88 माइनस 46, दैट गिव्स यू 42। ये आया 42। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 140 माइनस 88, ये आया 52। ठीक है, हाँ कैलकुलेटर ओपन है ना। अच्छा ये थोड़ा नीचे कर दो उसको, ऐसे कर देता हूँ ताकि नजर आए, ठीक है। अब 40 से 50 पर आते हैं तो क्या है हमारे पास भाई, 176 माइनस 140, तो 176 माइनस 140 दैट विल बी 36। और लास्टली क्या हो जाएगा, 200 माइनस 176 दैट विल 24। ये आएगा हमारे पास लास्ट। ये आपने सारी निकाल ली है फ्रीक्वेंसीज, हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए थी। अब एस्टिमेटेड मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई नया नहीं है आपके लिए, वो आप ओ लेवल मैथ से पढ़कर आते हो। पहले आपको निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। मिड पॉइंट 0 से लेकर 15 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 7.5, सही ना। 15 से 25 का मिड पॉइंट हो जाएगा 20, 25 से 30 का मिड पॉइंट हो जाएगा 27.5, 30 से 40 का मिड पॉइंट हो जाएगा 35, एंड 40 से 50 का मिड पॉइंट हो जाएगा 45, एंड 50 से 70 का मिड पॉइंट हो जाएगा 60। ये सब काम करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने फाइंड करना है एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 42 मल्टीप्लाई बाय 27.5 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 36 इंटू 45 प्लस 24 इंटू 60। ये किया आपने, और ये पूरा आपने डिवाइड करना है किससे, फॉर्मूला क्या होता है, एफ समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ, एंड द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 200। अब आपने इन सब को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है भाई। तो अब तो काम आसान हो गया मेरे हिसाब से, अब तो सिंपल काम कैलकुलेटर का बचा आपके पास, लिया ये भाई 18 मल्टीप्लाई बाय 7.5 प्लस 28 टाइम्स 20 प्लस, मैं इनको स्टेप बाय स्टेप कर रहा होता हूँ, 42 मल्टीप्लाई बाय 27.5 प्लस 52 मल्टीप्लाई बाय 35 प्लस 36 इंटू 45 प्लस 24 इंटू 60। ये सब हो गया, दैट विल बी 6730, 6730 divided by 200. So what the answer is, 33.65। ये बना आपका एस्टिमेटेड मीन का आंसर। ये सिंपल हमारा कॉन्सेप्ट था जो हम ओ लेवल्स में करते हुए आते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4, राहुल हैज़ 2 बैग्स एक्स एंड वाई। अब चूंकि सवाल मेरा ख्याल है प्रोबेबिलिटी कहाँ, प्रोबेबिलिटी का है, तो मैं इसका डेटा जितना पॉसिबल होगा ना उतना लिखूंगा, क्योंकि जब सवाल आपके इतने लेंदी होते हैं ना तो उनको स्ट्रक्चर करके आप करेंगे तो थोड़ा करना आसान हो जाएगा। राहुल हैज 2 बैग्स एक्स एंड वाई, बैग एक्स कंटेन 4 रेड मार्बल्स एंड 2। तो एक्स में मेरे पास रेड कितना है, रेड मेरे पास है 4 एंड ब्लू मेरे पास है 2। बैग वाई कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स, तो रेड मेरे पास है 3 और ब्लू मेरे पास है 4। इसका मतलब है यहाँ का जो टोटल है दैट इज 6 और यहाँ का जो टोटल है दैट इज 7। राहुल ऑल्सो हैज अ क्वाइन विच इज बाइज्ड। अब यहाँ पर जो क्वाइन के बारे में बात की जा रही है वो है बाइज्ड। बायस का मतलब क्या होगा कि इक्वल चांस नहीं है हेड और टेल आने का।
So the possibility of obtaining a head when it is thrown, तो possibility of head आ रहा है 1/4 और possibility of tail मेरे पास बन जाएगा simply 3/4. If he obtains a head, अब head आने का चांस 1/4 है, अगर उसके पास head आया, he chooses at random a marble from bag X, ठीक है, हेड आने के बाद वो गया एक्स के ऊपर, ही नोट्स द कलर एंड रिप्लेसेस द मार्बल इन बैग एक्स, ही देन चूज एट रैंडम अ सेकंड मार्बल फ्रॉम बैग एक्स. ओके, इस बात को क्या कह रहे हैं भाई, अगर हेड आया, अब हेड आने का चांस क्या है 1/4, सही है ना. हेड आने के बाद वो गया बैग एक्स में, अब हेड आने के बाद जब वो बैग एक्स में जाके मार्बल निकालेगा तो मार्बल दोनों तरह के आ सकते हैं, क्या पता मार्बल रेड आए, क्या पता मार्बल ब्लू आए. तो अगर मार्बल रेड आता है, मैं यूं कहूँ भाई हेड आया और हेड के बाद रेड आ गया, तो मैं कहूँगा इसको 4/6. He chooses at random a marble from bag X. He notes the color and replaces the marble in bag X. उसने नोट किया, वापस रख दिया. He then choose at random a second marble. अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, ऐसा केस बनेगा. अब अगर वो सेकंड मार्बल निकालता है और मान ले सेकंड भी रेड आएगा, तो ये हो जाएगा सिंपल 4/6 और इस तरह ही कंटिन्यू हो जाएगा. ये मैंने आपको बताया कि हमने कैसे स्ट्रक्चर करना है, यहाँ पर केस कैसे बनाने. अब वो जो केस हमें कहेगा फाइंड करने का वो हम बाद में बना लेंगे कि बनेगा ऐसे. ये हुआ कि अगर उसके पास हेड आया, ठीक है. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर. इफ यू ऑब्टेन्स अ टेल, अब टेल आने का चांस हो गया 3/4. ही चूजेस अ मार्बल फ्रॉम बैग वाई, एक मार्बल निकाला, उसका कलर नोट किया और उसके बाद उसने डिस्कार्ड कर दिया मार्बल को और फिर सेकंड मार्बल निकाला. अब इसकी एक सिनेरियो ले लेते हैं भाई, अगर आया उसके पास टेल, टेल आने का चांस क्या हुआ 3/4. अब लेट सपोज कि टेल आने के बाद उसके पास आ गया रेड. अगर टेल के बाद रेड आया तो रेड आने का चांस कितना है उसके पास 3, तो ये हो जाएगा 3/7. एक मार्बल निकाला और अब वो मार्बल डिस्कार्ड हो गया. अब अगर उसने दूसरा मार्बल निकाला और मान लीजिए कि वो भी रेड है, तो अब रेड का चांस क्या हो जाएगा, अब रेड का चांस हो जाएगा 2/6, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिस्कार्ड. तो ये मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर कैसे केसेस को बिल्डअप करना है, ठीक है ना. अब आते हैं क्वेश्चन पर. फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द टू मार्बल्स दैट राहुल चूज आर द सेम कलर. अब सेम का मतलब क्या हुआ, या तो दोनों रेड होंगे या दोनों ब्लू होंगे, ठीक है ना. केसेस देखते हैं. अब हम ये कहेंगे भाई, अगर उसने हेड निकाला, हेड के बाद रेड और रेड आ गया, प्लस हेड के बाद ब्लू के साथ ब्लू आ गया, प्लस टेल के साथ रेड और रेड आ गया, प्लस टेल के साथ ब्लू और ब्लू आ गया, और तो कोई केस है ही नहीं हमारे पास. अब हेड के साथ रेड और रेड हो, ये काम तो मैं ऊपर कर चुका हूं, तो मैं दोबारा क्यों करूं, तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, वो काम ही आ गई, ये आ गया मेरे पास पहले का पार्ट, ठीक है ना. हेड रेड रेड प्लस, अगर हेड आया और हेड के साथ ब्लू आ गया, अब हेड का मतलब है कि वहां पे रिप्लेसमेंट है, तो ब्लू आने का चांस क्या हो जाएगा 2/6 टाइम्स 2/6. ये तो हो गए दोनों हमारे पास हेड के. प्लस अब आते हैं टेल पर. टेल का मैंने पहला वाला करवा दिया था, टेल रेड रेड, इसको मैं एज इट इज लेकर आ गया नीचे, ये आ गया, ये आया टेल रेड रेड. अब अगर टेल के साथ आया, सॉरी यहाँ पर ये प्लस आएगा, टेल के साथ आया आपके पास ब्लू, तो टेल आने का चांस क्या हुआ 3/4. अगर पहला ब्लू आएगा दैट विल बी 4/7 और अगर दूसरा ब्लू आएगा दैट विल बी 3/6. ये बन गए आपके सारे केसेस. अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं. पहले मैं रेड वाले को कर रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब हेड वाले को. तो इसका डिनोमिनेटर सेम है, 6/4 आ रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं करूँगा. तो 4 4s are 16 प्लस 2 2s are 4 डिवाइडेड बाय 4 6 6 are 36, 36 टाइम्स 4, 36 टाइम्स 4 दैट विल बी 144. तो मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं किया, और ना करने की वजह ये ताकि मुझे एलसीएम ना लेना पड़े, मुझे यहाँ पर एलसीएम लेना नहीं पड़ा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, 6/4 आ रहा था. प्लस इसी तरह मैं टेल पे भी सिंप्लीफाई नहीं करूंगा कि आप सोचें कि सर ये तो कैंसिल हो रहा है. मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा मुझे नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा डबल काम नहीं कर रहा हूँ. 3 3s are 9, 9 2s are 18 प्लस 3 3s are 9 4s are 36 डिवाइडेड बाय 6 7 and 4. तो 4 7s are 28 टाइम्स 6 दैट लीड्स टू 168. अब इनको हम सिंप्लीफाई अगर हो रहे होंगे तो कर लेंगे. 16 प्लस 4 हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 18 प्लस 36 दैट गिव्स यू 54/168.
अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में प्लेस कर लेंगे भाई। कहाँ है कैलकुलेटर? ओके जी, ले आया भाई कैलकुलेटर को। तो ये आ गया 20 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 54 डिवाइडेड बाय 168, 29/63। सही है ना? 29/63। अच्छा, मैं तो आपको रिकमेंड पता है क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी का जो आंसर है ना, वो आप हमेशा फ्रैक्शन में छोड़ दें, सेफ साइड रहेंगे। वरना आपको डेसिमल में हमेशा क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा, 3 सिग्निफिकेंट है, 2 डेसिमल प्लेस है, वाइस वर्सा। तो अगर आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, इसको इसी तरह छोड़ दें, बेस्ट है। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट सवाल। नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द टू मार्बल्स दैट राहुल सेलेक्ट्स आर बोथ फ्रॉम बैग वाई गिवन दैट बोथ मार्बल्स आर ब्लू। ओके, ये यहाँ पर एक स्टेटमेंट आ गई गिवन दैट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्टिव हो गई, बोथ मार्बल्स आर ब्लू। तो भाई पहले हम एक काम करते हैं कि हम ये पॉसिबिलिटी निकालते हैं कि अगर दोनों मार्बल्स हमारे पास ब्लू होते, अब दोनों मार्बल्स ब्लू होने का केस क्या होता? दोनों मार्बल्स के ब्लू होने का केस ये होता, या तो हेड के साथ ब्लू ब्लू आता, या फिर टेल के साथ ब्लू ब्लू आता। तो मैं इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, ये वाला है मेरे पास हेड के साथ ब्लू ब्लू, दैट इज, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और वहां जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा बन रहा है वहां पर सैंपल स्पेस। उसने कहा ना कि आपके पास दोनों मार्बल्स ब्लू हैं, ये वाला इवेंट हो चुका है। तो ये आ गया अगर मेरे पास हेड के साथ ब्लू आता, ठीक है, और ये मेरे पास है कि अगर मेरे पास टेल के साथ ब्लू आता, हेड ब्लू ब्लू हो गया और टेल ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है जी, इनको हम ऐड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा कि अगर दोनों मार्बल्स मेरे ब्लू हो जाएंगे, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 2 और 4 कैंसिल कर दिया, 1/36 प्लस 4 कैंसिल कर दिया, 3 1 3 2 कैंसिल कर दिया, तो क्या बना 3/14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको भाई कैलकुलेटर पे, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/36 प्लस 3/14, 61/252, 61/252। अब आते हैं इसके वर्किंग फॉर्मूला के ऊपर। क्या कह रहा है भाई, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द टू मार्बल्स दैट राउल सेलेक्ट्स आर बोथ फ्रॉम बैग वाई, दोनों वाई से आएंगे, गिवन दैट बोथ मार्बल्स आर ब्लू। ये मेरा केस बना, ठीक है ना? तो मैं क्या कहूँगा, इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई से हो और ब्लू हो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी के ब्लू हो। अब ब्लू आने की पॉसिबिलिटी तो हमारे पास आ चुकी है। अब आते हैं न्यूमरेटर पर कि भाई वाई से हो और ब्लू हो, ठीक है ना, दोनों मार्बल्स ब्लू हो, वाई से हो और ब्लू हो, ये वाला केस हुआ, 3/4, 3/7, 3/6। तो ये तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके आया, दैट इज 3/14। तो आंसर क्या बनेगा आपके पास, 3/14 डिवाइडेड बाय 61/252। सिंप्लीफाई कर लें भाई, कैसे करेंगे, 3/14 डिवाइडेड बाय जो आंसर है, क्योंकि आंसर हमारे पास क्या आया था, 61/252, ये हमारा आंसर आ गया था। चेक करते हैं भाई, इक्वल टू 54/61। सही है जी। तो आपने सिंप्लीफाई करके इसको इसी फॉर्म में छोड़ना है, डेसिमल लाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सेफ रहेंगे। ये बना आपका आंसर 54/61। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वेट ऑफ द ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय आ शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सवाल कहाँ का आ गया? सबसे अच्छी बात नॉर्मल को जज करने की ये है कि एग्जामिनर आपको खुद ही बताता है, वरना बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में आपको जज करना पड़ता है कि भाई सवाल किस चीज़ का है ये। द वेट ऑफ द ग्रीन एप्पल सोल्ड बाय आवर शॉप आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 90 ग्राम्स। तो मेरे पास मीन आ चुका है, इट्स 90, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8। तो म्यू आ चुका है मेरे पास 90 ग्राम्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है मेरे पास 8 ग्राम्स। Find the possibility that a random chosen green apple weigh between 83 grams and 95 grams. तो मुझे फाइंड करने को क्या कहा, पॉसिबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 83 एंड 95। ठीक है ना? हमारे पास z निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल्स टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। तो मैं दोनों साइड पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इन टर्म्स ऑफ z। जब मैं यहाँ z लिखूंगा तो अब z का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, दैट इज x क्या है, यहाँ पर 83 है और यहाँ पर 95 है, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, माइनस म्यू
ओवर सिग्मा। ये मैंने दोनों साइड पर अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी z 83 माइनस 90 माइनस 7/8, 95 माइनस 90 इट्स 5/8। तो मुझे इसके बीच में z की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, -7/8 से लेके 5/8 तक के बीच में। अब आप सबसे पहले क्या करें, मैं जो यही करवाता हूँ भाई, सबसे पहले आप इसको स्केच करें ताकि आपको एक पता लगे कि आपको कौन सी वैल्यू निकालने का यहाँ पर कहा गया है। और ये मेरे पास आ गया मेरा जी टेबल, सॉरी जी चार्ट। एक वैल्यू है -7/8, वो जाहिर बात है यहाँ कहीं होगी, और एक हमारे पास 5/8 है, वो यहाँ कहीं होगी, रैंडम बता रहा हूँ। -7/8 और 5/8, और जो एरिया निकालना है हमको, वो एरिया मेरे पास ये वाला है, ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है ना। अब हम पहला काम क्या करेंगे, पहले हम एक काम ये करते हैं कि ये वाली निकालते हैं वैल्यू, ये वाली पॉसिबिलिटी निकालते हैं, पूरा एरिया निकाल लेते हैं। तो अब हम निकाल रहे हैं जी वैल्यू एट 5/8। तो जी वैल्यू एट 5/8, अब 5/8 का मतलब क्या होता है भाई, इसको आप देखें ज़रा डेसिमल्स में, 5 डिवाइडेड बाई 8, 0.625। तो जी वैल्यू एट 0.625। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर मैं जी टेबल लेकर आ जाऊँ। तो टेबल में लेकर आ गया हूँ, दैट इज 0.625, 62 पर आ रहा है 0.7324, 62 पर आ रहा है 0.7324, और 625 है। तो 5 वाले पे जाके देखें नंबर क्या है हमारे पास, 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16। अब आपने इसको ऐड किया, 6 + 4 इज 10, 2 + 1 इज 3, 4 3 7। तो 0.7340, अब इसका काम खत्म हो गया, मैं इसको हटा दूं 1 मिनट। हाँ जी, 0.7340 कौन सा एरिया है, 0.7340 ये वाला एरिया है, ये मैंने पूरा निकाल लिया, 0.7340। अगर मैं इसको डायग्राम में बताऊं बेटा, ये सारा एरिया हमारे पास आ चुका है, दैट इज 0.7340। अब मुझे कुछ भी करके ये वाला एरिया निकालना है, मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड पार्ट आ जाएगा। अब देखते हैं पहले 7/8 का एरिया, अभी मैं माइनस की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ 7/8। तो पहले 7/8 की डेसिमल वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/8 है 0.875। तो अभी हम निकालते हैं एरिया 0.875, ये एरिया क्या आता है, चलें जी दोबारा देखते हैं नॉर्मल टेबल को हम लोग अपने। अब 0.8 एंड 7, 7 पे कितना आ रहा है, 0.8078, 0.8078, और इसमें क्या ऐड करना है, 0.875, इसमें 14 ऐड करना है, 14 आपने हमेशा आखिर में लिखना होता है, ठीक है ना। अब ऐड करें, 8 + 4 हो गया 12, 7 + 2 9, 0.8092। अब सुनने वाली बात है, अब वो माइनस वाला काम शुरू हो जाएगा। देखें ये जो 0.8092 आया, पहली बात हमको ये मालूम है कि हमारे पास जो टेबल होता है, हमारे पास जो नॉर्मल की वैल्यूज आती हैं वो हमेशा पॉजिटिव आती हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं कर रहा था डायरेक्ट, अब स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर रहा हूँ। देखिए आपके पास थी वैल्यू 7/8, यहाँ पर थी माइनस का 0.875, मैंने इसको किया रिफ्लेक्ट, तो यहाँ आ जाएगा क्योंकि आपका ग्राफ सिमेट्रिकल होता है 875। अब जो वैल्यू निकाली हमने 0.8092, ये बेसिकली ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू है, लेकिन मुझे तो चाहिए ये वाली वैल्यू ना, क्योंकि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर होगा। तो अब मैं इसको माइनस करूंगा 1 में से, 1 माइनस 0.8092, सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 1 माइनस 0.8092, ये आ जाएगा आपके पास 0.1908, 0.1908। ये जो एरिया आपके पास आया ना इस साइड का, दैट इज 0.1908, और चूंकि सिमेट्रिकल होता है इसका मतलब है ये वाला एरिया भी आपका यही आएगा 0.1908। मैं इसको ऐसे लिखूं कि आपके लिए विजिबल हो जाए, ठीक है, 0.1908। अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये पूरा एरिया आ चुका था 0.7340, उसमें से मैं इसको माइनस करूंगा, सो 0.7340
0.540 minus 0.1908. 0.7340 minus answer. That gives me the value for 0.5432. 0.5432. ये क्या हो गया? जीरो पॉइंट 5432 ये बना आपका आंसर। ठीक है जी, समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। द शॉप सेल्स, एक मिनट कैलकुलेटर पहले ऑफ कर दूं मैं। हाँ, द शॉप ऑल्सो सेल्स रेड एप्पल्स, 60% ऑफ द एप्पल्स सोल्ड बाय द शॉप वे मोर देन 80 ग्राम्स। अब यहाँ पर परसेंटेज आ गया, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो गई है। 160 रेड एप्पल्स आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द शॉप। आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर बड़ा है, इसीलिए उसने कह दिया यूज आर सूटेबल अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 105 ऑफ द चोजन रेड एप्पल्स वे मोर देन 80 ग्राम्स। यहाँ पर जब ये आपसे कहता है यूज आर सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब आप समझ जाएं कि आपको यहाँ पर नॉर्मल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी बाइनोमियल जाएगा आपके नॉर्मल के ऊपर, क्योंकि आपका सैंपल स्पेस यहाँ पर बहुत बड़ा है। अब आपके पास पहला स्टेप क्या होता है? अगर आपको स्टेप्स नहीं पता भाई, स्टेप्स याद रखें। सबसे पहले आपको मीन निकालना होता है। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ये स्टेप्स मैं किसके बता रहा हूँ, जहां पर भी सूटेबल अप्रोक्सीमेशन होगा वहां पर आपको ये स्टेप अप्लाई करने पड़ेंगे। आपके पास n क्या है? n आपके पास 160 है, एंड p इज व्हाट? p इज 60%, दैट इज 60 ओवर 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 16 टाइम्स 6, 16 इंटू 6, दैट इज 96। तो मीन तो आ गया आपका 96, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट वन, स्टेप नंबर 2। अब आप निकालेंगे वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू। एन आपको पता है 160, पी आपको पता है 60%, दैट इज 0.6, और क्यू क्या हो जाएगा? 40%। क्योंकि अगर सक्सेस 60 है तो फेलियर आपका 40 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लें भाई इसको। 160 160 टाइम्स 0.6 टाइम्स 0.4, और जो भी आंसर आया उसका आप लेंगे अंडर रूट। दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 6.196। सो वेरिएंस इज 6.196। दो चीजें हो गई। स्टेप नंबर 3, अब यहां पर आएगा आपका कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। कब आता है? जब आपकी सीरीज डिस्क्रीट से कन्वर्ट हो रही है कंटिन्यूस डेटा की तरफ, तो आपका ये कंटिन्यूटी फैक्टर लाजमी आएगा। सही है ना? अब यहां पर आपको क्या कह रहा था भाई? fewer than 105। आपका जो क्वेश्चन है दैट इज x इज लेसर देन 105। अब आपने नंबर लाइन बनानी है पहले, और सेंटर में आ जाएगा 105। अब एक वैल्यू आएगी आपके पास जो कि 0.5 ज़्यादा होगा, और एक वैल्यू 0.5 कम होगा। सही है ना? आपकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ साइड, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, वो है लेसर। इसका मतलब है कि आप जा रहे हैं लेफ्ट साइड पर, लेकिन 105 वाली रीडिंग नज़र नहीं आनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ से मूवमेंट करें तो 105 तो नज़र आएगा, हमें 105 को बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं 104.5 से लेफ्ट जाऊंगा तो मुझे 105 नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ जो हमारा एक्स केटर किया जाएगा दैट इज़ 104.5। ये आ गया आपका कंटिन्यूटी करेक्शन फैक्टर। अब आपके पास x भी आ गया, म्यू भी आ गया, वेरिएंस भी आ गया। अब तो आपके लिए काम करना आसान हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था? यूज आर सूटेबल अप्रोक्सीमेशन, फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट फ्यूअर देन 105 ऑफ द रेड एप्पल्स वे मोर देन 80 ग्राम्स। तो आपने निकालना है z। z क्या हो जाएगा? x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सही है ना? दैट इज 6.196। कीप इन माइंड कि हम निकालते हैं वेरिएंस, लेकिन यहाँ पर यूज होता है हमारे पास सिग्मा। तो 104.5 माइनस 96 एंड डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास? अंडर रूट ऑफ 6.196। सो 3.414, 3.414। और यहाँ पर हुई एक मिस्टेक। क्या मिस्टेक है? जब मैंने यहाँ पे रूट अप्लाई कर दिया तो ये वेरिएंस नहीं रहा, ये तो मैंने डायरेक्ट ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। तो अब मैं यहाँ पर इसका रूट नहीं करूँगा, मिस्टेक हुई। ठीक है ना?
यहाँ पर मैं इसका रूट नहीं करूँगा, रूट मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो दोबारा करता हूँ 104.5 सॉरी कैलकुलेटर, 104.5 minus 96 and divided by 6.196, that is 1.372, ये आ जाएगा 1.372, ये आपका बना आंसर। अब 1.372 जब आपके पास आ गया तो अब आप इसको कहाँ ढूंढेंगे, अपने जी टेबल में लेके जाएंगे। अब जी टेबल में लेकर आ गया था, हाँ 1.372, 1.37 क्या है, 0.9147, 0.9147, 372 है, और 2 पर क्या है, 3 है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.9150, 915। ये बनी आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करने का कहा था, लीड्स टू 0.915 आंसर है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और जो मिस्टेक मैंने की है इंशाल्लाह आप नहीं करेंगे, इसलिए मिस्टेक हो जाती है, बट ख्याल रखा करें कि जब आपने रूट लगा दिया तो वो आपका एसडी आएगा, वेरिएंस नहीं आएगा। एनीवेज, नेक्स्ट वन, द हाइट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एट ब्रिवन कॉलेज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। एक और सवाल आ गया नॉर्मली का, 90% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन 182.7 and 40% of the female students have height less than 162.5. फाइंड द मीन एंड एसडी। अच्छा, इस तरह के सवाल आपके हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के, क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन इसमें एक ट्रिकी पार्ट होता है कि आपको यहाँ पर एरिया मालूम है और आपको उस एरिया से जी की वैल्यू निकालती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर पहली कंडीशन यूज करते हैं जो ये कह रहे हैं 90% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट हैव हाइट लेस देन 182.5, the possibility that x is less than 182.57 is equals to 90%, ये है, सही है। अब 90% का मतलब क्या हुआ, इट इज 0.9, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको z की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो जरा देखिएगा गौर से। सबसे पहली बात, आपकी मूवमेंट क्या है, आपकी मूवमेंट है लेफ्ट साइड पर, लेस देन का साइन है तो हमने कहा लेफ्ट साइड, और आपका जो एरिया है दैट इज मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा है। इस चीज़ को ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपने z की वैल्यू से पहले z का साइन आइडेंटिफाई करना है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आप यकीन माने कि इसमें आपको मसला रहेगा। मैं इसी क्वेश्चन में इसका एक लिंक डाल दूंगा, अगर आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम है तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, वो आप ज़रूर देखिएगा कि z की वैल्यू को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लेफ्ट देख रहे हो, आपका एरिया मोर देन हाफ है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ भाई, मैंने कहा मान लो कि z यहाँ पर है, अगर z यहाँ से लेफ्ट देखेगा, क्या ये एरिया आपको मोर देन हाफ नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है z हमारा यहाँ पर होगा, अगर z यहाँ पर होगा देखेगा लेफ्ट पर, तो उसका एरिया मोर देन हाफ पॉसिबल हो सकता है। तो कहने का मतलब पहली चीज हमने आइडेंटिफाई करी कि जो z का साइन होगा दैट इज पॉजिटिव। इस केस में z का साइन पॉजिटिव है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। और जब वो एरिया देखेगा तो 0.9 है। अब हमने टेबल से देखना है कि 0.9 एरिया पर z की क्या वैल्यू है। चलते हैं भाई नॉर्मल के टेबल के ऊपर। अब ये आ गया 0.9 पे, मेरा ख्याल है वैल्यू जो है वो नीचे गिवन होती है, आई थिंक यहाँ पे क्रॉप हुआ हुआ है इमेज, मैं चेक कर लेता हूँ, आप भी चेक कर लीजिएगा। हाँ, 0.9 पे जो वैल्यू आपके टेबल पे नीचे आती है वो है 1.282। एट 0.90 z इक्वल्स टू 1.282। ये डायरेक्टली आपको वैल्यू आपके टेबल के बिल्कुल लास्ट में दी हुई है, तो मैंने वहां से डायरेक्ट लिख ली, ठीक है। ये मेरे पास एक z की वैल्यू आ गई, मैंने एक कंडीशन को यूज किया। इसी तरह मैं जाऊंगा 40% के ऊपर। अब सेकंड में क्या कह रहा है आपको, पॉसिबिलिटी दैट x इज लेस देन, हैव हाइट लेस देन 162.5 इक्वल टू 40%, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी हाइट 162.5 से है उसका आपको एरिया मिल गया, इट इज 0.4। अगेन वही कहानी पकड़ेंगे, ठीक है ना, वही हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हम चेंज नहीं करते हैं, उसी के साथ कैरी करेंगे। अब आप देखें लाइन ऑफ साइट किधर है, हम देख रहे हैं लेफ्ट पर, लेकिन इस बार जो हमारा एरिया है वो है 0.4। 0.4 का मतलब क्या हुआ भाई, आधे से कम है। अब आपने ऐसी जगह z रखना है कि आप लेफ्ट देखो और आपका एरिया हाफ से कम हो, तो इसका मतलब z इस बार मेरे पास यहाँ होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रखूँ और लेफ्ट देखूंगा तो एरिया तो ज़्यादा है, आधे से ज़्यादा है। आधे का मतलब 0.5 ये होता है,
तो क्योंकि उसने कहा कि z हमारा लेफ्ट देख रहा है और एरिया उसका आधे से कम है, तो z यहां पर होगा नेगेटिव। सही है। अब आपके पास ये वाला एरिया 0.4 का है। हमारे पास जी टेबल में z की वैल्यू नेगेटिव तो होती नहीं है, तो हम रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर ये यहाँ पर 0.4 है तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर आएगा, दैट विल बी 0.4। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, दैट विल बी 0.6, 1 से माइनस किया हमने, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। अब हम 0.6 पे निकालेंगे z की वैल्यू। क्या 0.6 की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू है? लेट मी चेक। नहीं है तो हमें निकालनी पड़ेगी। अब आइए जी, अब खोलते हैं टेबल। टेबल कहाँ गया? एक मिनट, टेबल मेरा ख्याल है कहीं घूम गया है। आ गया। तो अब जो हमारा एरिया था दैट इज 0.6। तो पहले 0.6 के एरिया को लेकर आता हूँ, जरा मैं सही कर दूँ उस विंडो को। हाँ अब ठीक है ना। 0.6 का एरिया कहाँ नजर आया आपको? 0.6 देखिए, सेंटर में देखिएगा, साइड में मत देखिएगा। 0.6 सेंटर में कहाँ आ रहा है? 0.66661605987। तो 0.5987 ये वैल्यू मुझे कब मिली है? जब मेरे पास z की वैल्यू है 0.25। ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि मुझे 0.6 चाहिए। अब 5987 में मुझे कितना ऐड करना है? मुझे ऐड करना है 13, तो ये 6 बन जाएगा। और 13 वाली वैल्यू कहाँ है? 13 नहीं है, 12 है। 12 है 3 पर, तो 0.253 बनेगा मेरे पास। 0.253 बनेगा मेरे पास, जिसमें मेरी वैल्यू पूरी पूरी 0.6 से करीब पहुंच जाएगी। तो मेरे पास जो z आया वो आया 0.253। तो ये तो पास्ट पेपर क्वेश्चन है। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो बहुत मुश्किल लगेगा आपको। कोशिश करें पहले कॉन्सेप्ट इसका सीखें। और हमारे पास ये था नेगेटिव में, जैसे हमने शुरू में कहा था कि z हमारा नेगेटिव होगा। अब हमारे पास दोनों z की वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास आई है 1.282 और एक हमारे पास आ गई 0.253। अब जब आपके पास z की वैल्यूज आ गई, अब देर किस बात की? अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे z का। z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब सवाल बड़ा आसान बन चुका है। z पहले कितना आया था? 1.282 इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास यहाँ पर? 182.7 माइनस म्यू भी नहीं पता और सिग्मा भी नहीं पता। और यही चीज़ यहाँ करेंगे। z क्या था? माइनस 0.253 इक्वल टू एक्स यहाँ पर क्या था हमारे पास? 162.5। 162.5 माइनस म्यू क्या है हमारे पास? म्यू नहीं पता और सिग्मा भी आपको नहीं पता। साइमल्टेनियस बन जाएगी, हम डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेंगे। तो मैं पहले इसको अरेंज कर लूँ। 1.282 सिग्मा प्लस म्यू इक्वल्स टू 182.7। मैंने इसको अरेंज कर लिया। और म्यू माइनस 0.253 सिग्मा इक्वल्स टू 162.5। ठीक है जी, दोनों को मैंने अरेंज कर लिया। इसको भी पहले म्यू पहले लिखते हैं हम लोग। म्यू प्लस 1.282 सिग्मा इक्वल्स टू 182.7। अब सारा काम हमारा करेगा कैलकुलेटर। ले आते हैं भाई कैलकुलेटर को। जाएंगे हम लोग मोड में और इक्वेशन में चले जाएंगे, और ये हमारी साइमल्टेनियस है तो इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या है? ए हमारा म्यू का कोफिशिएंट है 1 और 1.282 और कांस्टेंट क्या है? 182.7। सेकंड में 1 है और माइनस 0.253 है और 162.5 है। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास म्यू का जो आंसर आ रहा है दैट इज 165.83 और जो सिग्मा का आंसर आ रहा है दैट इज 13.159। तो इसको हमने कर दिया 16। सही है जी। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। ये आपके बनेंगे आंसर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। 10 female students at random are chosen at random from the Brevin College. वही क्वेश्चन कंटिन्यू है, ठीक है। Find the possibility that fewer than 8 of these 10 students have high more than 162.5। क्वेश्चन कहाँ का है भाई? क्वेश्चन हमें लग रहा है किसका? बाइनोमियल का। कैसे? आपको ये मालूम है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं आपके पास 10, उसमें से कह रहा है fewer than 8 have height more than 162.5। तो लास्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं कि उसने हमें दिया था परसेंटेज ना। ये देखें, जिनकी हाइट 162.5 से कम थी
उनका था 40%, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। ओके, 10 फीमेल स्टूडेंट्स आर चूजन एट रैंडम, तो n आ गया मेरे पास 10, जैसे मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन बनेगा बाइनोमियल का, ठीक है ना। फ्यूर देन 8, तो पॉसिबिलिटी दैट x इज लेसर देन 8। अब लेस देन 8 को अगर हम करें तो 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा काम करेंगे, 1 माइनस पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे खाली यहाँ पर बनेंगे 3 केसेस, 8 9 और 10, टोटल 10 है हमारे पास। अब हम यहाँ पर वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे, किसका, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। तो पहले मैं फार्मूला लिख दूँ यहाँ पर, एन सी आर इक्वल्स टू पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर। अक्सर बच्चों को यही पे कन्फ्यूजन होता है भाई कि हमारे पास कब जो है वो पी पर आर आ रहा है या क्यू पर एन माइनस आर आ रहा है। तो आप याद रखिएगा भाई, ये हमारे पास है पी की पावर आर और क्यू की पावर एन माइनस आर, ये हमारा वर्किंग फार्मूला बन गया, ठीक है ना। अब अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कीप इन माइंड एक और इंपॉर्टेंट बात, यहाँ जो आपको दिया है 40%, इनकी हाइट लेस है, ठीक है ना, ये लेस है। और यहाँ क्या कह रहा है, मोर देन 162.5, तो जिनकी हाइट कम है वो मेरे पास 40% है, तो जिनकी हाइट ज़्यादा होगी वो होंगे 60%। तो इस केस में जो मेरा सक्सेस है दैट इज 0.6, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना, सक्सेस मेरा 0.6 बनेगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस, जब n की वैल्यू 8 है, 8 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 कॉम्बिनेशन 8, सक्सेस क्या है 0.6 पावर 8, फेलियर क्या है 0.4 पावर 2, ये बन जाएगा पहला केस। प्लस दूसरा बनेगा 10, अब आएगा n की जगह 9, सक्सेस क्या है 0.6, 10 माइनस 9, और फेलियर क्या हो जाएगा 0.4, और ये आ जाएगा 1, सही है। और लास्टली 10 कॉम्बिनेशन 10, सक्सेस क्या है 0.6 पावर 10, और फेलियर आएगा ही नहीं, क्योंकि आप जब 10 माइनस 10 करोगे तो 0 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे इन योर कैलकुलेटर्स, ले आइए जी, कैलकुलेटर कहाँ गया हमारा, आप, हाँ है ना, सही है। ओके, पहले इसको दोबारा मोड में लेके जाते हैं, मोड दबा के 1 दबा दिया, 10 कॉम्बिनेशन 8, 10 कॉम्बिनेशन 8 मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6 की पावर, 0.6 की पावर 8 से मल्टीप्लाई हुआ, और फिर मल्टीप्लाई हुआ 0.4 की पावर 2 से, ये आ गया 0.1209, 1 माइनस 0.1209 प्लस, मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्लस कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और अब बाकी काम करेंगे। 10 कॉम्बिनेशन, ओह मैंने वो कर दिया यार, चले दोबारा से करना पड़ेगा, 10, उसी को कर रहा हूँ डायरेक्ट, 10 कॉम्बिनेशन 9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे पास किससे, 0.6 की पावर 9 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये मल्टीप्लाई किससे हुआ 0.4 पावर 1 है ना, ठीक है। इसका आंसर आ गया 0.403, 0.04031 प्लस 10 कॉम्बिनेशन 10 दैट इज 1, और अब 0.6 की पावर 10, 6.0466 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसमें ऐड कर लूँगा, प्लस 0.04031 प्लस 0.1209, और जो भी आंसर था उसको 1 में से माइनस करना है, सो इट इज 0.8327, इसको हम कह देंगे 0.833, ये बना आपका आंसर, ठीक है जी। अब तो कोई पार्ट नहीं है, ख़त्म हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। ओहो, परम्यूटेशन, कब से मैं इंतजार कर रहा था, कहाँ रह गया ये टॉपिक। ओके जी, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स, पहला कीवर्ड क्या मिल गया भाई आपको, इट्स एन अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर आपकी परम्यूटेशन अप्लाई होगी। आर देयर ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड इंटेलेक्ट इन विच द 2 टीज आर टुगेदर, ओके, दोनों टी साथ हैं, इंटेलेक्ट, INTELLECT, टोटल मेरे पास 9 लेटर्स है। कौन कौन रिपीट कर रहा है, रिपीट करने वालों को कलर कर देंगे, 2 बार एल आ रहा है, ठीक है, ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार ई आया,
और टी आ रहा है 2 बार। ऐसे ज़रूर किया करें क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पर आपको तंग करेंगी। अब उसने आपसे कह दिया क्या कि आपके दोनों टी साथ हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम ये सीखते हैं कि जब दो चीज़ें साथ हों उनको आप एक बॉक्स में कंसीडर कर लो। अब ये आपकी एक एंटिटी बन गई है। अब टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल बने मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इन सब की अरेंजमेंट के लिए आ जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, डिवीजन में वो आएगा जो रिपीट हो रहा है। रिपीट कौन कौन हो रहा है? ई हो रहा है, एल हो रहा है, टी काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि अच्छा क्यों नहीं काउंट किया जाएगा मैं ये बता दूं। ई के लिए आएगा 2 फैक्टोरियल और एल के लिए आएगा 2 फैक्टोरियल। अब देखें, ये जो आपके दोनों टी हैं ये अपनी जगह भी तो चेंज कर सकते हैं, तो इनकी अपनी जगह के लिए आएगा 2 फैक्टोरियल और इनकी रिपीटेशन की वजह से आएगा 2 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 होता है तो सिंपल 4 हो जाएगा। 8, मैं कैलकुलेटर यूज कर लूँ जरा एक मिनट, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 10080। 10080 आंसर। पहला पार्ट डन, आसान था। ओके, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर देयर ऑफ द 9 लेटर्स इन द वर्ड इंटेलेक्ट in which there is a T at each end and the two E's are not next to each other। अब यहाँ पर दो डिफरेंट कंडीशंस आ गई। जब दो डिफरेंट कंडीशंस आ रहे हैं आपके पास तो आप इसको केसेस बना के करो, आपको करने में आसानी होगी। अब हम पहला काम ये करते हैं यहाँ पर कि हम एक कंडीशन उठा लेते हैं। कौन सी? देयर इज अ टी एट ईच एंड। आगे बार टोटल 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने कह दिया भाई यहाँ पर भी टी आ गया और यहाँ पर भी टी आ गया, खत्म बात, इसको मूव ही नहीं करना। टोटल आपके पास 9 एंटिटीज थी, तो आपने कंज्यूम कर ली, बची 7। ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। इसमें रिपीट कौन कर रहा था? एक एल था और एक ई था, उनके लिए आ जाएगा 2 फैक्टोरियल टाइम्स 2 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल आ गया, हाँ, एंड डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1260। ये तब है जब मैंने आपको ये कहा कि दोनों एंड पर आपने टी को फिक्स कर दिया और कुछ नहीं किया। अभी ई कहीं पर भी आ सकता है। अब मैं ये कहूंगा भाई अगर दोनों ई मेरे पास साथ आ जाएं, ठीक है ना, इसी को लेके चलते हैं। क्या हो रहा है? इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या कहा? अब मैंने कहा भाई जो मेरे पास दो ईज थे ना उनको मैंने एक साथ डब्बे में कर दिया बंद। अब एंटिटीज कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6। अब मेरे पास 6 एंटिटीज आ गई हैं, तो अब क्या बनेगा मेरे पास? 6 एंटिटीज के लिए बन जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय। अब जो रिपीट कर रहा होगा ना वो ई काउंट किया जाएगा ना वो टी काउंट किया जाएगा, अब बचेगा खाली एल वाला, वो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। तो ये बनेगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 360। ये वो था जब दोनों ई साथ हो गए। अब आपको उसने कहा दोनों ई साथ ना हो तो माइनस कर लेंगे हम, तो ये बनेगा 1260 माइनस 360। सो 1260 माइनस 360 एंड यू विल गेट 900। ये बना आपका आंसर। इससे आसान तरीका मेरे पास नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का। आई होप कि चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके भाई, सेकंड पार्ट डन। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में मुझे कहीं परसेंटेज है और प्रोबेबिलिटी का भी सवाल हो सकता है, मिक्स होकर आ गया। और यहाँ पर एनीवेज 4 letters are selected at random from the 9 letters of the word intellect. Find the percentage of possible selections which contain at least one E and exactly one T. सबसे पहली बात कि आपको 4 लेटर्स को सिलेक्ट करना है उन 9 लेटर में से, और उसमें आपको ये कह रहा है कम से कम एक ई हो और सिर्फ एक टी हो। अब कम से कम एक ई का मतलब 2 ई भी आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, हम बनाते हैं भाई यहाँ पर केसेस 1 2 3 4। एग्जैक्टली 1 टी मतलब भाई टी तो होगा ही होगा, सही है ना। एटलीस्ट 1 ई, ये पॉसिबल है कि एक ही हो, पहली चीज हो सकती है, ठीक है ना। इसी को करते हैं डुप्लीकेट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि दूसरा भी ई आ जाए, ऐसा ही होगा। इसके अलावा तीसरा कोई केस मेरे पास यहां पर नहीं बन रहा। अब देखिए, अगर ये केसेस होता ना तो हमारा करने का अटेम्प्ट थोड़ा डिफर होता, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ रही है, परसेंटेज आ रही है, तो अब हमारे चॉइसेस में फर्क पड़ता है। क्या मतलब हुआ?
आपके पास टी कितने हैं, 2 हैं, तो हम बोलेंगे कि 2 में से हमने कोई एक टी को सिलेक्ट किया, इसके लिए बात कर रहा हूँ। हमारे पास ई कितने हैं, ई मेरे पास 1 है, मैंने कहा भाई 2 में से एक ई सिलेक्ट किया, इसकी बात कर रहा हूँ। अब आपके पास लेटर बचे कितने, चले यहाँ देखते हैं। आपके पास टी हटा दें, टी हटा दें, और ई बी हटा दें, ई बी हटा दें। अब कितने बचे, 1 2 3 4 और 5, सी भी है। अब ये 5 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, 5 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। ये बनेगा मेरा पहला वाला केस, 5 में से कोई भी 2 आ गए, सही है ना। आगे देखते हैं। अगर आपके पास पहला टी आया तो आपने कहा 2 कॉम्बिनेशन 1। अगर आपके पास दोनों ई आ गए, अब आप कहोगे 2 कॉम्बिनेशन 2, और अब होगा 5 कॉम्बिनेशन 1 के। अब 5 में से यहां पर कोई भी एक आ सकता है। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 कॉम्बिनेशन 1 2, 2 कॉम्बिनेशन 2, 5 कॉम्बिनेशन 2 10, तो ये आ जाएगा मेरे पास 40। 2 कॉम्बिनेशन 2, 2 कॉम्बिनेशन 2 1, और ये आ जाएगा मेरे पास 10। तो टोटल मेरे पास ऐसे 50 केसेस बन रहे हैं, ठीक है जी। अब आपको निकालना है परसेंटेज ऑफ द पॉसिबल, मतलब प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। प्रोबेबिलिटी का जो आपका फेवरेबल आउटकम था वो तो आपने निकाल लिया, दैट इज 50। ये तो आपने निकाले, दैट इज टोटल है, ठीक है ना। ये डिवाइड नहीं हो रहा, मैं आप लिख दूं कि भाई ये सम है, ये सम है 50, ये डिवाइड नहीं हो रहा। अब आपको ये बताना है कि भाई आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या थे। देखिए आपको यहां पर 9 में से कोई 4 लेटर को सिलेक्ट करना था, तो मेरे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट इज 9 कॉम्बिनेशन 4। ये बनेगा मेरा सैंपल स्पेस के 9 में से कोई भी 4 आ जाए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 मिनट कैलकुलेटर ओपन कर लूँ मैं, आपकी स्क्रीन पे शायद नज़र नहीं आ रहा होगा अभी, हाँ नज़र आ रहा है, सॉरी। तो ये बनेगा मेरे पास 9 कॉम्बिनेशन 4, 9 कॉम्बिनेशन 4 एंड 50 डिवाइडेड बाय आंसर, दैट गिव्स मी द वैल्यू ऑफ 25/63। ये तो मेरे पास आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी, सही है जी, ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी। अब वो कह रहा है कि भाई आपने इसको बताना है परसेंटेज में, तो मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं 100 से। तो द आंसर इज, परसेंटेज बनाने के लिए क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से इसको, सो यू गॉट 39.7। ये बना आपका आंसर, सही है। तो काफ़ी मेरा ख्याल है आसान मेथड में आपको लगा होगा, ये बहुत ही सिंपल बताया। हाँ, अगर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात नहीं होती ना, तो फिर हम ऐसे केसेस नहीं बनाते, फिर हम ये नहीं करते। फिर जो हमारा लेफ्ट ओवर होता है ना, हम वो करते कि 5 में से 2 आ रहे हैं, 5 में से 1 आ रहा है, हम ये करते। जब भी बात प्रोबेबिलिटी की करेगा तो आपको बताना पड़ेगा भाई 2 में से 1 आ रहा है, ठीक है ना। इससे फर्क पड़ता है सिर्फ पॉसिबिलिटी की केस में। ऑल राइट, तो यहाँ पर आपका ये पेपर हुआ ख़त्म, और टाइम हमारा भी मेरा ख्याल है हो गया। टाइम मुझे हो गया तकरीबन कितना, 1 घंटा 7 मिनट। पेपर आपका 1.25 घंटे का होता है, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी हमारे पास टाइम बच रहा है कि हम रिवाइज कर लें। और मैंने चूंकि काफ़ी आपको एक्सप्लेन किया है, तो कोशिश करें पेपर को अटैम्प्ट करते वक्त। आपको एक सिंपल सी टिप मैं देता हूँ, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करें ना, आप ग्राफ वाला सवाल कभी स्टार्ट में अटैम्प्ट ना करें, और स्टार्ट में पी एंड सी को भी आप कोशिश किया करें कि एंड पे लेके जाएं, क्योंकि पी एंड सी कभी कभार काफ़ी ट्रिकी आता है, टाइम बहुत आपका वो ले लेता है, काफ़ी बाकी सवालों में टाइम जो है ना आपका उससे आउट हो जाता है। तो इस पेपर में कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको वो चीज़ समझ ना आई हो, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। बाकी इसका जो पीडीएफ होगा वो मैं इसकी वीडियो के लिंक में शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसको एक्सेस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह एक और पेपर के साथ या फिर टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।